नौकरों की बात सुनकर धनंजय शर्मा उन्हें कहता है, क्या कहा तुमने? वो आ गई, जल्दी से उसे लेकर आओ। तभी उन्हें आभा की आवाज सुनाई देती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई। इसके बाद सभी लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं, जहां से आभा दक्ष के साथ चलते हुए आ रही है। लेकिन दक्ष ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है, जो उसने घर के अंदर आने से पहले पहन लिया, और साथ ही आंखों में काला चश्मा भी लगा लिया। आभा अंदर आती है और सभी को देखती है और नौकरों से कहती है, आप सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप सभी अपना अपना काम करें। जिसके बाद सभी नौकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद आभा दक्ष के साथ अंदर आती है और उसे बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद दक्ष बैठ जाता है और सभी को देखने लगता है। आभा अपनी माँ और चाची के साथ बैठ जाती है। तभी धनंजय आभा को देखते हुए कहता है, बेटी तुम ठीक तो हो ना? जिसके जवाब में आभा कहती है, क्यों, मुझे मुर्दा घर आना चाहिए था। धनंजय यह सुनकर आभा से कहता है, नहीं बेटी, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। जिसके बाद आभा कहती है, अच्छा तो आपके कहने का क्या मतलब है, बताएंगे मुझे? आभा के आवाज में रूखापन महसूस करके अभिलाषा उससे कहती है, वह तुम्हारे दादाजी है, उनसे अच्छे से बात करो। तुम्हारे किडनैप होने के बाद वह कितना परेशान हो गए थे, तुम्हें शायद पता नहीं है। और यह तुम्हारे साथ लड़का कौन है? जिसके जवाब में आभा कहती है, इनके और इनके बेटों और पोतों के गलत कामों की वजह से ही तो आज मेरा किडनैप हुआ था। और आप कह रही है मैं इनसे अच्छे से बात करूं? मैं अपने परिवार के लोगों को अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन जब मेरा किडनैप हुआ तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत हूँ। आज मुझे पता चला कि मेरे परिवार में कितने घटिया और छोटी सोच वाले इंसान मौजूद है। वो तो अच्छा हुआ कि यह मुझे बचाने के लिए वहां पहुंच गए, वरना आज मेरी लाश यहां आती। इसके बाद वह दक्ष की तरफ देखने लगती है और कहती है, आपका थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इसके बाद शकुंतला दक्ष को देखते हुए कहती है, तुम इतनी रात में भी काला चश्मा लगाए हुए और मुंह पर मास्क, इसकी कोई खास वजह है? लेकिन दक्ष शकुंतला की बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। वह तो चंद्रकला के पीछे की दीवार को ही देखे जा रहा है। इसके बाद शकुंतला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और तुम यह चंद्रकला को क्यों देखे जा रहे हो? जिसके बाद दक्ष धीरे से अपना चश्मा उतारता है और दक्ष की आंखें देखकर राजीव अपनी जगह से उठ जाता है और दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ। राजीव को इस तरह बर्ताव करते देख भार्गव कहता है, क्या हुआ राजीव, तुम इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इसने अभी को हरा दिया था और उसका एक हाथ भी तोड़ दिया था, और अब यह यहाँ है, मतलब यह यहाँ नेक इरादे से आया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। राजीव भार्गव से कहता है। राजीव को यहाँ पर दक्ष के होने का अंदाजा तक नहीं हुआ, जिस वजह से वह इस तरह से बर्ताव कर रहा था, क्योंकि राजीव जैसे लोग एक बार जिस किसी से भी मिल ले तो वह उसे कभी भी नहीं भूल सकते हैं, चाहे वह अपने चेहरे को कितना ही छुपा कर आए। वह उनके शरीर के औरा से उन्हें पहचान लेते हैं, लेकिन राजीव दक्ष को नहीं पहचान पाया जब तक कि उसने अपनी आंखों से दक्ष की आंखें नहीं देखी। भार्गव दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम वही है जिसके बारे में राजीव ने हमें बताया था, किसी ने अभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर था इसलिए मैंने उसे हरा दिया, और वैसे भी उसके पास लड़ने का हुनर है ही नहीं, वह बस लंबी लंबी फेंकता है, वरना उसके पास कोई भी दम नहीं है। मेरा छोटा भाई भी उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता है। इसके बाद धनंजय दक्ष को देखते हुए कहता है, तुमने मेरी बेटी को बचाया है, आज तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वह दे दूंगा, इसलिए तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांगो। जिसके जवाब में दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार अच्छे से सोच लीजिए शर्मा जी, कहीं मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो आप मुझे दे नहीं सकते, फिर आपको आपके अल्फाजों को वापस ना लेना पड़ जाएगा।
मांग के तो देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें वो दे सकूं जो तुम चाहते हो। आखिर तुमने मेरी बेटे का जो बचाया है, धनंजय शर्मा दक्ष से कहता है। जिसके बाद दक्ष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और चंद्रकला के पीछे की दीवार के पास जाता है और अपने एक हाथ को पीछे कमर की तरफ रखता है और खड़ा हो जाता है। दक्ष को इस तरह खड़े होते देख शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला को किसी की याद आने लगती है। जिसके बाद चंद्रकला दक्ष को देखते हुए राजीव से कहती है, यह लड़का मुझे किसी की याद दिला रहा है। जिसके जवाब में राजीव कहता है, जानता हूँ तुम तीनों को यह किसकी याद दिला रहा है और आखिर क्यों यह तुम लोगों को उसकी याद दिलाए। आखिर यह लड़का उसी का पोता जो है दक्ष सक्सेना, सुहास का पोता। राजीव की बात सुनकर तीनों दक्ष को ही देखने लगते हैं। जी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। धनंजय और बाकी सब भी दक्ष की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि जिसने उनकी बेटी की जान बचाई वह कोई और नहीं बल्कि उनका ही दुश्मन है और जो उनके सामने खड़ा है उसकी बेटी की जबरन शादी वह अपने बेटे से कराना चाहते हैं। अब जाकर धनंजय को एहसास हो रहा है कि उसने कुछ देर पहले दक्ष को क्या कहा था कि वह जो चाहे वह उससे मांग सकता है और उसे वह मिल जाएगा। इसके बाद दक्ष धनंजय की तरफ देखते हुए कहता है, आप अगर अपनी जुबान से मुकरना चाहते हैं तो मुकर सकते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इतना कहकर वह पीछे पलटता है और सभी के चेहरे देखने लगता है। तभी धनंजय दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने जो किया तुम्हें उसके लिए कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी दक्ष कहता है, आपने कहा था कि मैं जो चाहूं वो मांग सकता हूं। इतना कहकर वह आभा की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने सही कहा ना। जिसके बाद आभा खुद से कहती है, कहीं यह मुझे तो मांगे वाला नहीं है। दक्ष को आभा की तरफ देखते हुए देखकर धनंजय को ऐसा लगता है कि जैसे दक्ष उसकी पोती को मांगने वाला है। जिसके बारे में सोचकर धनंजय कहता है, तुम मेरी पोती की तरफ क्यों देख रहे हो, कहीं तुम मेरी पोती को तो नहीं मांगने वाले हो ना। दक्षिणा में अपना सर हिलाते हुए कहता है, आपकी पोती में ऐसी कोई बात ही नहीं है। मुझे तो आपके इस घर में इंटरेस्ट है। मुझे इस घर की सबसे महंगी चीज चाहिए जिसे आप सब ने छुपा कर रखा हुआ है। दक्ष की बात सुनकर धनंजय थोड़ी देर लिए शांत हो जाता है और कहता है, क्या हमने कोई चीज छुपा कर रखा है? हमारे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो पूरे घर की तलाशी ले लो और तुम्हें कुछ कास मिले तो उसे रख लेना। जिसके बाद दक्ष मुस्कुराते हुए वापस से उस दीवार के पास आ जाता है और उस दीवार को देखने लगता है और धनंजय को बिना देखे कहता है, मुझे इस दीवार के पीछे जो कुछ भी है वो मुझे चाहिए। दक्ष की बात सुनकर धनंजय के हाव भाव बदल जाते हैं और वह दक्ष से कहता है, क्या बात कर रहे हो? क्या तुम इस दीवार को तोड़ना चाहते हो? शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस घर को बनाने में मेरे पिता की बहुत मेहनत लगी है और तुम इस घर को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हो। अगर तुमने इस घर को एक भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मरवा डालूंगा। धनंजय को इस तरह बर्ताव करते देख राजीव, शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला को कुछ अजीब लगता है और उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि दीवार के पीछे कुछ ऐसा मौजूद है जो सिर्फ घर वालों को मालूम है, जिसकी भनक किसी को भी नहीं है। इसके बाद धनंजय जाकर ड्रॉर से एक गन निकालता है और कहता है, अगर तुमने इस घर की एक भी चीज को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुमको जान से मार डालूंगा और यह भी भूल जाऊंगा कि तुमने मेरी पोती की जान बचाई थी। और फिर दक्ष की तरफ गन तान देता है, लेकिन राजीव बीच में आ जाता है और कहता है, धनंजय तुम यह क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जिसके जवाब में धनंजय कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ क्योंकि यह इस घर की दीवार को तोड़ना चाहता है और मैं यह हरगिज नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे इसकी जान ही क्यों लेने पड़ी। लेकिन तभी राजीव, शकुंतला, चंद्रकला और भार्गव को कुछ महसूस होता है और वह घर के बाहर की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद उन चारों के हाव भाव बदल जाते हैं
और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और चंद्रकला कहती है, यह कौन है? धनंजय को भी कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह भी बाहर की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद सभी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर कौन है। लेकिन धनंजय हंसते हुए कहता है, लगता है वो आ गए, अब मुझे कुछ भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वह खुद ही अपने सामान की हिफाजत कर सकता है। इसके बाद आकाश कहता है, पिताजी अब हम क्या करें? जिसके जवाब में धनंजय कहता है, तुम सभी एक कमरे के अंदर चले जाओ और याद रहे कोई भी बाहर नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग एक कमरे के अंदर बिना कुछ सोचे चले जाते हैं। राजीव यह सब देखकर धनंजय से कहता है, कौन आ गया? जिसके बारे में हमें पता नहीं है। धनंजय गंभीर आवाज में कहता है, आप मेरे बहनोई हैं, इसलिए मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। आप सब भी किसी कमरे के अंदर चले जाइए और जब तक मैं न कहूँ बाहर मत आइएगा। लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बात मानने वाले नहीं, तो उनके सामने कुछ भी कहना और वो जो करेंगे उनके काम के बीच नहीं आइएगा, वरना मैं नहीं जानता हूँ कि वह आप सभी के साथ क्या करेंगे। कुछ सेकंड के बाद घर के अंदर 5 सफेद कपड़े पहने लोग कहते हुए आते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही सिंपल इंसान लग रहे हैं, लेकिन सभी ने अपने चेहरे पर काले कलर का मास्क लगाया हुआ है, जिसमें बिल्ली का चेहरा बना हुआ है, जिससे उनका चेहरा कोई भी नहीं देख पा रहा है। उनमें से एक इंसान धनंजय को देखते हुए कहता है, हम जिसके लिए आए हैं वह कहाँ पर है? जिसके जवाब में धनंजय दक्ष के पीछे की दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस दीवार के पीछे है। जिस हालत में उसे यहाँ लाया गया था वह वैसा ही है, मैं चाहे तो आप सभी उसकी जांच कर सकते हैं। जिसके बाद एक इंसान दक्ष की तरफ बढ़ने लगता है और दक्ष को एक तरफ धक्का देते हुए कहता है, हटो सामने से, हमें हमारा काम करने दो। लेकिन दक्ष अपनी जगह से तस से मस्तक नहीं हुआ, बल्कि उसने उस इंसान के हाथ को पकड़ता है और तोड़ देता है और कहता है, मैंने इस चीज को धनंजय शर्मा से मांगा है और उन्होंने इस बात की जुबान भी दी थी, इसलिए यह अब मेरी है। इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके बाद वह राजीव, भार्गव, शकुंतला और चंद्रकला की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे 4 साथी जो किसी से नहीं डरते हैं, इनके सामने 1000 शेर भी आ जाए फिर भी यह उनसे जीत जाएंगे। दक्ष ने उन चारों को अपना साथी बता दिया और उन्हें अपने साथ कर लिया और सभी को ऐसा लगने लगा कि दक्ष उन्हें साथियों के साथ उनके सामान को लूटने के लिए आया है। लेकिन उससे पहले धनंजय बोल पड़ता है, यह लड़का झूठ बोल रहा है, बल्कि यह खुद आपके सामान को लूटना चाहता है। और फिर तभी दक्ष ने जिसका हाथ तोड़कर उसे पकड़ा हुआ था, उसके अंदर से सफेद रंग का ऑरा निकलने लगता है और साथ ही उसका हाथ भी ठीक हो जाता है और उसके अंदर से भी बहुत सारी शक्तियां निकलने लगती है और वह अपना हाथ छुड़ाकर दक्ष की तरफ देखने लगता है और कहता है, अब देख मैं तेरी यह हालत करता हूँ। दक्ष देखता है कि उसके सामने जो इंसान खड़ा है उसके पीछे नारंगी रंग के 3 घेरे बने हुए, जिन्हें देखकर वह कहता है, अच्छा तो यह उच्चतम स्तर का योद्धा है, लेकिन मैं इससे नहीं लड़ूंगा। इसके बाद वह इंसान दक्ष को देखता है और वह दक्ष के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारता है। दक्ष के सीने में जैसे ही वह मुक्का लगता है, वैसे ही दक्ष पीछे की दीवार से जाकर टकरा जाता है और दीवार में लगी पेंटिंग टूट जाती है, जिसके कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। जिसके बाद वह इंसान एक कांच के टुकड़े को उठाता है और दक्ष की सीने में डालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले दक्ष बोल पड़ता है, ठीक है, मैं आपके काम के आगे नहीं आऊंगा, चाहे तो आप मेरा भी हाथ तोड़ दे। जिसके बाद वह इंसान हंसते हुए कहता है, लगता है तू मेरे एक ही वार से डर गया।
जिसके बाद दक्ष कहता है, अगर जान है तो जहान है और मुझे मरने से बहुत डर लगता है, इसलिए आप मुझे माफ कर दे। दक्ष को गिड़गिड़ाते देख वह इंसान दक्ष से कहता है, तुमसे दम तो है, लेकिन हम जैसे से लोगों से लड़ने का हुनर तुझ में नहीं है। चल मैं तुझे माफ करता हूँ क्योंकि तू मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। चल अब उठ और साइड हट जा। दक्ष फिर एक तरफ हट जाता है। धनंजय दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या हुआ बच्चे, निकल गई सारी हेकड़ी। दक्ष धनंजय को आंख मारता है और सीधे जाकर सोफे में बैठ जाता है। सभी खड़े हैं लेकिन दक्ष बैठा है। यह देखकर धनंजय कहता है, तुम कैसे बैठ गए, सभी खड़े हैं और तुम हमारे सामने बैठे रहोगे। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मैं किसी के काम में अपनी टांग तो नहीं अड़ा रहा हूं ना। आप सभी अपना काम करें, मैं अपना काम करता हूं। इतना कहकर दक्ष एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। जिसके बाद वह इंसान जो दक्ष को मारने वाला था वह दक्ष को देखते हुए कहता है, बहुत ही दिलचस्प लड़का है, अभी अभी मौत के मुंह से निकला है, लेकिन यह उसे कितनी आसानी से भूल गया। इसके बाद वह इंसान दीवार की तरफ देखता है और उस दीवार पर वार करता है, जिसके बाद उस दीवार पर एक गहरा होल हो जाता है जिसके अंदर से एक सफेद रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर सभी की आंखें उसी पर टिक जाती है और चंद्रकला कहता है, कहीं यह वही तो नहीं है जिसकी हमें तलाश थी। राजीव भी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, हाँ यह वही है, लेकिन यह यहाँ पर क्या कर रहा है जिसे हमने पूरी दुनिया में खोजा, वह हमें यहाँ पर मिला। लगता है पिताजी सही कहते थे, यह चीज हमारे आस पास ही है। इसके बाद वह इंसान उस चमकती हुए चीज को बाहर निकालता है और उसे एक डिब्बे के अंदर रख देता है और अपने साथियों को देखते हुए कहता है, हमारा काम हो गया, अब चलो यहाँ। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटा दो ताकि जो कुछ अभी अभी यहाँ हुआ वह सब भूल जाए। लेकिन कोई भी उनकी याददाश्त मिटाने की कोशिश करता उससे पहले ही राजीव, भार्गव, शकुंतला और चंद्रकला के शरीर से शक्तियां निकलने लगती है और उनके पीछे 8 रंग के हरे घेरे दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर उन पांचों के को ऐसा लगने लगा कि वह तो उनके सामने सिर्फ चींटी के बराबर ही है और वह पांचों भी अपनी शक्तियां निकालते हैं। उन पांचों की शक्तियां एक बराबर ही थी। बाकी के 4 लोगों के पीछे भी 3 नारंगे घेरा ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद भार्गव उन पांचों को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? एक मास्क वाला इंसान उन चारों को देखते हुए कहता है, क्या हुआ अगर हम कमजोर हैं, लेकिन हम अपने बॉस के वफादार हैं और अगर तुम हमें मार भी दोगे तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी हमारे आदमियों को मारता है हम उसका बदला लेकर रहते हैं, भले ही हम आज मारे जाएं। लेकिन तुम चारों भी बहुत जल्द मारे जाओगे और हम सब नरक में मिलेंगे। इसके बाद वह अपने 5वें साथी को देखता है जिसके हाथ डिब्बा है और कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ और इसे इसकी मंजिल तक पहुँचा दो, हम इन्हें यहीं पर रोक कर रखते हैं। जिसके बाद वह इंसान वहाँ तेजी से भाग जाता है और सभी को बहर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर राजीव कहता है, जल्दी चालो वरना वह भाग जाएगा। लेकिन वह 4 मास्क वाले इंसान उनके सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। राजीव और उसके साथियों ने उन्हें कुछ ही सेकंड में हरा दिया। उन चारों के वार करने से पहले ही राजीव ने उन चारों को बर्फ में जमा दिया, जिसके सभी ने उन पर एक जोरदार वार किया जिससे वह वहीं पर ही टुकड़ों में बट गए और मारे गए। इसके बाद सभी लोग घर से बाहर आते हैं और अपने पंख निकालते हैं उड़ने के लिए, लेकिन तभी उन सभी को आसमान में सफेद पंखों के साथ वही इंसान दिखाई देता है जो उस डिब्बे को लेकर भाग रहा था, जिसे देखकर चंद्रकला कहती है, लगता है हमने कोई भी देरी नहीं की, अब हम उसे आसानी से छीन सकते हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन तभी उन सभी को कुछ अजीब लगता है, उस इंसान के साथ वह इंसान आसमान में ही
रुका हुआ है और आसपास अपनी नजरें घुमा रहा है, जैसे वह किसी को खोज रहा हो। तभी वह अपने पीछे देखता है और तेजी उस भागता है, लेकिन वह किसी चीज से टकराकर पीछे हो जाता है। इसी तरह फिर वह दूसरी तरफ भागता है, लेकिन फिर से वह किसी चीज से टकरा जाता है और पीछे आ जाता है। जिसके बाद वह कहता है, छुपकर वार करने वाले को कायर कहते हैं। अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो। तभी आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और किसी की भारी आवाज सुनाई देती है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने आने की जरूरत है? राजी ददोर दूर की इमारतों को देखते हुए कहता है, चारों तरफ कवच बनाओ, नहीं तो यह इंसान आम जनता के सामने आ जाएगा और हम भी। लेकिन राजीव यह कहते कहते ही रुक जाता है और महसूस होता है कि आसपास की बिल्डिंग की मौजूद लोगों को रास्ते में चल रहे हैं। लोगों को इस बात की कोई भी भनक नहीं लग रही है। जिसे महसूस करते हुए राजीव कहता है, इसने पहले ही कवच तैयार कर दिया है, लेकिन इसकी भनक हमें क्यों नहीं चली? जिसके बाद भार्गव कहती है, राजीव तुम जानते हो इस इंसान को जिसकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। मैं भी जानना चाहता हूं कि अब यह कौन है जो हमारे काम के बीच में आ रहा है? राजीव कहता है। राजीव की बात सुनकर चंद्रकला कहती है, लेकिन यह सामने क्यों नहीं आ रहा है? जिसके जवाब में भार्गव कहता है, लगता है हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि यह कौन है और कितना ताकतवर है, इसलिए हम इंतजार ही करते हैं, वरना हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। इसके बाद सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। वह इंसान जो आसमान में खड़ा है और किसी को खोज रहा है, वह अचानक ही एक तरफ देखने लगता है, जहां पर एक काली परछाई दिखाई दे रहा है। जिसे देखते हुए वह कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों रोका हुआ है? जिसके बाद धीरे धीरे वह परछाई एक इंसान में बदलने लगता है, जो काले कपड़े पहने हुए है, जो उसके सर को भी ढका हुआ है, जिसमें उसका मुंह बस दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे उसके पीछे काले रंग के पंख दिखाई देने लगते हैं, जिसके पंख बहुत ही नुकीले हैं। जिसे देखकर वह इंसान कहता है, तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तभी वह काले कपड़े से ढका इंसान उससे कहता है, मुझे वो बॉक्स चाहिए जो तुम्हारे हाथ में रखी हुई है। मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा और अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मजबूरन मुझे तुमको जान से मारना होगा। उस काले कपड़ों वाले इंसान की बात सुनकर अचानक ही उस बिल्ली के नकाब वाले इंसान की शक्तियां बढ़ने लगती है और उसके पीछे अब पीले रंग की 4 घेरे दिखाई देने लगती है। जिसे देखकर शकुंतला कहती है, इसने अपनी शक्तियां छुपाकर रखी हुई थी, यह तो उन चारों से भी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन शकुंतला ने इतना कहा ही था कि वह सभी देखते हैं कि काले पंख वाला इंसान एक धुंधलाने लगता है और फिर वह बिल्ली के नाकाब वाले इंसान के पीछे पहुंच जाता है और उसके गले को पकड़कर तोड़ देता है और उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है। फिर वह नीचे जमीन में आ जाता है और अपने पंखों को गायब कर देता है। और फिर राजीव शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला को देखते हुए कहता है, तुम सब जो करने की सोच रहे हो वह कभी मत करना, क्योंकि तुम सब मुझे पकड़ नहीं सकते हो। जिसके बाद वह चारों अपनी शक्तियों को वापस ले लेते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर वह इंसान घर के अंदर की तरफ आवाज देते हुए कहता है, दक्ष बाहर आओ। जिसके बाद दक्ष घर से बाहर आता है और कहता है, तुम आ गए इतना कहकर दक्ष अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और उस इंसान से बॉक्स ले लेता है। उसके बाद वह इंसान कहता है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब मुझे आगे क्या करना है? दक्ष धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, यहाँ से सीधे सेक्शन 03 जाओ और उसे मिटा दो, क्योंकि उसके मालिक ने मेरे ऊपर गन तानी थी और मुझे पता है वह पर बहुत सारे गन है, साथ ही बहुत सारे हथियार भी है, तो मैं चाहता हूँ तुम सेक्शन 03 को जला डालो। दक्ष की बात सुनकर वह इंसान धुंधलाने लगता है और गायब हो जाता है और साथ ही मौसम भी नॉर्मल हो जाता
है। यह सब देखकर राजीव, शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला दक्ष को देखे लगते हैं और भार्गव दक्ष से कहते हैं, क्या वह इंसान तुम्हारा दोस्त है? दक्षिणा में अपना सर हिलाते हुए कहता है, क्या वो इंसान नहीं तो मेरा दोस्त नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है। वो तो बस शर्मा परिवार से नफरत करता है, जिस वजह से वह मेरी मदद ले रहा है कि कैसे शर्मा को बर्बाद किया जाए। लेकिन शर्मा परिवार ने उसका क्या बिगाड़ा है? शकुंतला कहती है, वो तो मुझे पता नहीं है, यह तो वह ही इंसान जाने कि शर्मा परिवार ने उसका क्या बिगाड़ा है। मैं तो चला अपने घर, आप लोगों को जो करना है, जो समझना है समझिए, मेरी माँ मेरा इंतजार करी रही होगी। इतना कहकर दक्ष वह से निकलने लगता है, लेकिन तभी गेट से अभी आने लगता है अपनी कार में, जिसे देखकर दक्ष रुक जाता है और उसे देखने लगता है। अभी कार से नीचे उतरता है और वह दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? दक्ष हंसते हुए कहता है, लगता है मेरी मार को भूल गए हो, जिस वजह से ऐसी बात कह रहे हो। दक्ष की आवाज सुनकर अभी समझ जाता है कि यह कौन है, जिसके बाद वह दक्ष को देखते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद दक्ष उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, कोशिश कर लो, मेरे हाथों में भी अभी खुजली हो रही है। इतना कहकर दक्ष उसके सर को पकड़ता है और उसे उसकी कार पर दे मारता है, जिस वजह से उसके माथे से खून निकलने लगता है। फिर अभी राजीव की तरफ देखते हुए कहता है, क्या उसका इस्तेमाल कर सकता हूं? जिसके जवाब में राजीव कहता है, वह जानता है हम जैसों के बारे में, इसलिए तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन याद रखना यह सुहास का पोता है, इसके पास लड़ने के बहुत से पैतरे होंगे। इतना कहने के बाद राजीव फिर भार्गव की तरफ देखते हुए कहता है, वह इंसान सेक्शन 03 की तरफ गया होगा, जाकर उसे रोको, वरना वह हमारे सभी हथियारों को तबाह कर देगा। वह अभी वह नहीं पहुंचा होगा, इसलिए तुम जाकर उसे रोको और साथ में चंद्रकला को भी ले जाओ, कहीं वो तुम्हारे बराबर ही ताकतवर ना निकले, क्योंकि उसने एक ही वार में उस इंसान के गले को तोड़कर मार डाला। जिसके बाद भार्गव और चंद्रकला वहां से निकल जाते हैं। राजीव की बात सुनने के बाद अभी के अंदर से बहुत सारी शक्तियां निकलने लगती है और उसके माथे से जो खून निकल रहा था वह भी निकलना बंद हो जाता है। और फिर वह दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, अब देखता हूं तू यहां से कैसे जिंदा जाता है। और दक्ष की तरफ एक एक पंच मारता है और पंच मारते हुए वह हंसने लगता है। अभी को बेपरवाही से हंसते हुए देखकर दक्ष बस धीरे से मुस्कुरा देता है और उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इतना कहकर वह अभी के हाथ को तोड़ देता है और फिर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर राजीव की तरफ देखने लगता है और कहता है, लगता है आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आई है। मेरे पास जो चीज है वह अब मेरी है, इसलिए अगर कोई इसे मुझसे छीनना चाहता है, उसे सबसे पहले मुझे मारना होगा, तब जाकर यह उसे मिलेगा। लेकिन यह तो आप दोनों की बस की बात नहीं है। इतना कहकर वह अभी की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, तुझे तो आज मैं एक ऐसी सजा दूंगा कि तू अपने अपने पैदा होने पर ही दुख मनाएगा। इतना कहकर वह अभी की तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी ने अब तक अपने हाथ को हील कर लिया था और दक्ष की तरफ देखने लगता है और दक्ष के आसपास के हवा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे महसूस होता है कि दक्ष पर उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वह राजीव की तरफ देखता है और कहता है, यह सांस कैसे ले पा रहा है? मैंने इसके आसपास की हवा को रोक दिया है, लेकिन अब भी सांस ले रहा है। जिसके बाद दक्ष उसे कहता है, मैं बिना सांस लिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक रह सकता हूँ। इसके बाद वह अभी की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है, लेकिन अब तुझे सांस लेने में तकलीफ होने वाली है। इतना कहकर वह अभी के हाथ को दोबारा पकड़ता है और उसके हाथ को फिर से तोड़ देता है, लेकिन इस बार दक्ष ने उसके दोनों ही हाथों को तोड़ देता है
और फिर उसके शरीर का अलग अलग हिस्से पर पानी उंगलियों से वार करता है, जिससे उसका शरीर अकड़ जाता है। जिसके बाद वह अभी के माथे पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम्हारा माथे को बहुत देर से देख रहा हूं, यह बार चमकता है, जरा मैं भी तो देखूं आखिर इसमें ऐसा क्या है। लेकिन तभी उसकी तरफ एक एक बर्फ का तीर आने लगता है, जिसे महसूस कर कर वह दूर हट जाता है और वह तीर दक्ष के मांस को छूते हुए निकल जाता है। जिसके बाद दोनों को दक्ष का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर शकुंतला कहती है, तुम यहाँ पर। राजीव भी यही कहता है। फिर शकुंतला गौर से दक्ष को देखती है और कहती है, क्या उन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ था? दक्ष बिना एक्सप्रेशन के कहता है, क्या कहा आप दोनों? में कुछ समझा नहीं। शकुंतला उसे समझाते हुए कहती है, विदेशों में जो हमारे आदमी मौजूद थे उन्हें तुमने ही मारा था ना? शकुंतला की बात सुनकर दक्ष हंसने लगता है और कहता है, क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैंने फॉरेन कंट्रीज में बहुत से लोगों को मारा है। आप दोनों किन लोगों की बात कर रहे हैं? जिसके राजीव कहता है, क्या तुम्हारा ही नाम रुद्रा है? दक्ष में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मेरा नाम दक्ष है। दक्ष सक्सेना, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता और ना ही जानना चाहता हूँ। इतना कहकर दक्ष अभी के तरफ देखने लगता है, जिसकी हालत अब पहले से कुछ ठीक लग रहा है। लेकिन दक्ष उसे फिर से पीटने लगता है और राजीव उसकी तरफ बर्फ के तीर बनाकर हमला करता है। लेकिन दक्ष पर एक भी वार लग ही नहीं रहा था। शकुंतला के हाथ में भी अब आग दिखाई देने लगता है और दक्ष के ऊपर आग के गोलों से हमला करने लगती है। लेकिन दक्ष उनसे भी बाख जाता है और अभी की जमकर पिटाई करने लगता है। अब जाकर अभी को एहसास हो रहा है कि उसने दक्ष को कमजोर समझकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद राजीव और शकुंतला भी मैदान में आ जाते हैं और दक्ष के ऊपर अपने हाथ पैर बर्फ के तीर आग के गोलों से हमला करने लगते हैं। लेकिन दक्ष उन सभी से बड़ी ही बखूबी से बचते रहता है और एक भी वार उसको छू तक नहीं पा रहा था। जिसे देखकर उन दोनों के मन में एक ही सवाल आता है कि यह आखिर किस तरह का इंसान है जो हमारे हर हमले से बच रहा है, और वो भी बिना किसी सुपर पावर के। इसके बाद उन दोनों के पीछे हरे रंग के घेरे 5 घेरे दिखाई देने लगते हैं और फिर दक्ष के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से वार करने लगते हैं। अब तो दक्ष को भी कुछ खरोंचे आ गई थी, जिसे देखकर दक्ष उनसे कुछ कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों को देखने लगता है और कहता है, आखिरकार आप दोनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का फैसला कर ही लिया। राजीव हंसते हुए कहता है, क्या करे, तुम आखिर हो तो सुहास के पोते ना, इसलिए हम तुम्हें हल्के में लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, वरना क्या पता तुम भी अपने दादा की तरह ही छुपे रुस्तम निकले तो हमारा तो तुम काम ही तमाम कर दोगे। इतना कहकर वह दोनों दक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। दक्ष भी अपनी आंखों में चश्मा लगा लेता है, जिसके बाद कोई भी उसकी आंखें देख नहीं पा रहा था। जिसके बाद दक्ष की आंखें सतरंगी हो जाती हैं और खुद से ही कहता है, मैं भी आप लोगों को हल्के में नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे दादाजी पर भी भारी पड़ गए थे। इसलिए मुझे भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किसी को अपनी आंखें दिखने नहीं दूंगा। इसके बाद आसमान में तेज बिजली चमकती है और बादल गरजने लगते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है और साथ ही राजीव और शकुंतला को अपने आसपास किसी खतरनाक शक्ति के होने का एहसास होता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी दक्ष उनके पास अचानक आ जाता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है। अब दक्ष की भी रफ्तार बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उसकी रफ्तार राजीव और शकुंतला से कम ही था। दक्ष की बड़ी रफ्तार को देखकर राजीव और शकुंतला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और शकुंतला कहती है, तुम अभी हमारे आगे बच्चे हो, तुम अपनी मार्शल आर्ट का कितना ही अच्छे से इस्तेमाल करो, लेकिन तुम हमारे आगे बच्चे ही रहोगे। शकुंतला इतना कहती है और दोनों के शरीर धुंधलाने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। राजीव और शकुंतला को गायब होते देख दक्ष धीरे से मुस्कुराता है
और हवा में एक जगह पर एक पंच मारता है जहां पर शकुंतला दिखाई देने लगती है, जो दक्ष के पंच को अपने एक हाथ से रोक लेती है। लेकिन दक्ष अपने हाथ को वापस लेता है और अपने पैर से अपने पीछे की तरफ वार करता है, जहां पर अगले ही पल राजीव दिखाई देने लगता है। लेकिन इस बार दक्ष का हमला सीधे राजीव के सीन ए पर जाकर लगा, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया, जिसके बाद दक्ष अपनी तेजी के साथ उनके ऊपर हमले करने लगता है। दक्ष अपन एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसके दूसरे हाथ में बॉक्स रखा हुआ है। राजीव और शकुंतला भी दक्ष के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तीनों के हमले टकराने लगे और लेकिन की रफ्तार कम होने के बावजूद भी वह उन्हें टक्कर दे रहा था। तभी शकुंतला के वार से नीचे गिर जाता है और फिर राजीव उसके सर पर वार करने लगता है, लेकिन दक्ष उठ जाता है और राजीव के पैर पर वार कर देता है, जिससे राजीव भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन राजीव एक छलांग लगाता है और बच जाता है और शकुंतला दक्ष के ऊपर आग के एक गोले को फेंक देता है और साथ अपनी पावर की मदद से कुछ पत्थर भी उस आग के गोले के फेंक देती है। और राजीव भी यही यहाँ करता है। पहले वह भी बर्फ के कुछ तीर बनाकर दक्ष की तरफ वार कर देता है, फिर वह एक बर्फ इंसान बना देता है जिसके हाथ में एक बर्फ की तलवार है जो बहुत धारदार है। उस दक्ष के ऊपर हमले करने का आदेश दे देता है। यह देखकर शकुंतला भी आग का एक दानव बना देती है और दक्ष के ऊपर हमला करने का आदेश दे देती है और घर के चारों एक अदृश्य कवच भी बना देती है, जिससे कोई भी उन्हें देख ना पाए, उन्हें सब नॉर्मल दिखाई दे। एक बर्फ का इंसान बर्फ की तलवार लिए बर्फ के तीर, आग का गोला, पत्थर के बहुत सारे टुकड़े और एक आग का दानव दक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर दक्ष मुस्कुरा देता है और आग के गोले को पकड़कर बर्फ के इंसान की तरफ फेंक देता है, जो भागते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है। लेकिन कुछ पत्थर उसे लग जाते हैं। फिर वह अपने हाथ में मौजूद बॉक्स को हवा में फेंक देता है और बर्फ के तीरों को एक एक करके पकड़ता है और आग के दानव की तरफ तेजी से फेंक देता है, जो सीधे जाकर उस आग के दानव के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन उस दानव को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसकी रफ्तार कम हो जाती है। वही बात रही उस बर्फ के इंसान की, जिसके हाथ में बर्फ की तलवार थी, वह तो उस आग के गोले से टकराकर बिखर गया। शकुंतला अपने दानव को कंट्रोल करती है, दक्ष के पर हमला करवाती है, लेकिन दक्ष अपने हाथ में एक बर्फ का तीर पकड़े हुए, जिसे वह दौड़कर जाकर उस दावन के सर पर छलांग लगाकर घुसा देता है, जिसके बाद वह दानव भी डगमगाने लगता है। दक्ष फिर छलांग लगाता है और उसके सर से उस बर्फ के तीर को निकाल देता है, लेकिन वह दानव दक्ष के वार के बाद कुछ फर और भी बड़ा हो जाता है और अब वह एक बस के बराबर हो गया था और दक्ष की तरफ देखने लगता है। दक्ष फिर नीचे जमीन की तरफ देखता है जहां पर वो बॉक्स गिरा हुआ है, जिसके बाद वह चलते हुए उसके पास जाता है और अपने हाथ में पकड़े बर्फ के तीर को अलग फेंक देता है और फिर उस बॉक्स उठा लेता है और फिर शकुंतला को देखते हुए कहता है, अपने दानव को रुकने को कह दो, मैं इस बॉक्स को आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। जिसके बाद शकुंतला अपना हाथ लहराती है और दानव गायब हो जाता है और साथ ही वहां का कवच भी हटा देती है। दक्ष फिर राजीव और शकुंतला को देखते हुए कहता है, मैं नहीं जानता हूं कि यह क्या काम आता है, लेकिन मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया। मैं इस चीज के लिए अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। वैसे भी धनंजय शर्मा ने जो मेरे परिवार के साथ किया, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तभी उन सभी को शहर के बीच के तरफ से एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है और आसमान में काला धुआं दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर राजीव कहता है, क्या उन दोनों ने उसे नहीं रोक पाया? यह धमाका जहां हुआ था वह कहीं और नहीं बल्कि शर्मा परिवार के फाइट क्लब में हुआ था।
राजीव कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि सेक्शन 03 कुछ और नहीं बल्कि फाइट क्लब है? जिसके जवाब में दक्ष कहता है, मैं अपने दुश्मन की हर खबर रखता हूं। अगर शर्मा परिवार ने एक और कदम मेरे परिवार की तरफ बढ़ाया तो मैं सेक्शन 02 को तबाह कर दूंगा। एक कदम एक धमाका, दो कदम दो धमाके, समझे मेरी बात? तभी वहां पर धनंजय और बाकी सब आ जाते हैं और बाहर हुई तबाही को देखने लगते हैं। और धनंजय राजीव को देखते हुए कहता है, मुझे अभी अभी कॉल आया है कि कुछ नकाब पोश लोग फाइट क्लब में घुस आए थे और वहां से सभी फाइटर को बहुत पीटे और सभी को फाइट से बाहर भगा दिया। फिर वह फाइट क्लब के अंदरूनी हिस्से में चले गए जहां जाना सभी को मना है, लेकिन उन लोगों ने वहां पर मौजूद सभी लोगों जान से मार डाला। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ एक को छोड़ा ताकि वह हमें यह खबर दे सके। और फिर उन लोगों ने पूरे सेक्शन 03, जिसे सभी लोग फाइट क्लब के नाम से जानते हैं, उसे जला डाला। तभी गेट से चंद्रकला और भार्गव दौड़ते हुए उन सभी के पास आते हैं और भार्गव कहता है, उसने हमें बेवकूफ बनाया। हम उसका पीछा करते हुए सेक्शन 30 गए, लेकिन वह हमसे आसानी से हार गया। और जब हम यहां आने के लिए टैक्सी लिए तो और कुछ दूरी तय किए, तभी वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और इस तरह हम बेवकूफ बन गए। इसके बाद सभी दक्ष की तरफ देखने लग गए। सभी लोग दक्ष की तरफ देखते लगते हैं, जिसे देखकर दक्ष हंसते हुए कहता है, मुझे इस तरह मत देखो। जो मेरे परिवार की तरफ बुरी नजर से देखेगा मैं उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह कर दूंगा। मगर मैं अपने दुश्मन को एक मौका जरूर देता हूं। अगर वो सुधर गया तो ठीक है, और अगर नहीं सुधरा तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता है। दक्ष की बात सुनकर सभी दक्ष को देखने लगते हैं और धनंजय दक्ष को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह सब तुम्हारा किया धरा है? दक्ष हंसते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है और सभी को देखने लगता है और कहता है, मैं तो बस यहाँ आपकी पोती को सही सलामत भेजने आया था, लेकिन आपने मुझ पर गन तान दी और मैंने आपके फाइट क्लब को तबाह कर दिया। लेकिन मैं आपके पोते को जान से नहीं मार पाया। इस बात का मुझे अफसोस रहेगा, लेकिन अगली बार कहीं अकेले में मुझे आपका पोता मिल गया, फिर मैं जरूर उसे उसकी गलती की सजा दूंगा, जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। इतना कहकर दक्ष अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को राजीव की तरफ फेंक देता है और कहता है, काश अगर मेरे पास भी आप लोगों की तरह ताकत होती तो आज मैं इस बॉक्स को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार ना सही अगली बार सही, अगली बार सही, इस बार तो आप दोनों ने अभी को बचा लिया, लेकिन कब तक उसे बचाओगे? इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अभी दक्ष को पीछे से आवाज देते हुए कहता है, तुम मेरे गुरु को धमकी दे रहे हो? वह मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे, बल्कि वह तुम्हें मार डालेंगे अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो। दक्ष पीछे पलटता है और कहता है, तुम्हारा गुरु? अच्छा, यह तुम्हारे गुरु? तो फिर मुझे बताओ, अगर यह तुम्हारे गुरु तो तुम इन्हें टीचर, गुरु या मास्टर कहकर क्यों नहीं बुलाते हो, और नहीं तुम्हें दादाजी अंकल क्यों नहीं कहते हो? दक्ष की बात सुनकर अभी कुछ कहने वाला था, लेकिन उसकी बात उसके गले में ही अटक गई। वह कुछ कह ही नहीं पा रहा था, उस समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी राजीव बीच में बोल पड़ता है, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि हमारे बीच क्या है, मैं किस वजह से अभी मुझे कुछ भी कहकर क्यों नहीं बुलाता है? दक्ष हंसने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ वह वजह क्या है। इतना कहकर वह वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं अपने दुश्मन की हर कमजोरी पर नजर रखता हूँ। जिसके बाद सभी दक्ष को जाते हुए देखने लगते हैं। दक्ष बाहर आकर एक टैक्सी को रोकने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है, वापस से अंदर जाने लगता है। सभी लोग दक्ष को वापस आते हुए देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि वह क्यों वापस आया, लेकिन उनकी तरफ नहीं जाता है, वह एक कार की तरफ जाने लगता है
और उस कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, और याद रहे बिना किसी के इजाजत के किसी की कार को उठाकर नहीं ले जाना चाहिए। यह कार दक्ष की थी जो शर्मा बिल्डिंग के पार्किंग से चोरी हो गई थी। इसके बाद दक्ष कार को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन उनकी तरफ कार से एक कागज फेंकते हुए जाता है। उस कागज को चंद्रकला उठाती है और कहती है, क्या इस लड़के ने यह क्या लिखा है? राजीव, यह खत शायद तुम्हारे लिए है, इसे एक बार देख लो। राजीव उस कागज को ले लेता है और कहता है, क्या हुआ, इसमें ऐसा भी क्या लिखा है? जिसके बाद राजीव उस कागज की तरफ देखता है और मन में पड़ता है, मैं जानता हूँ आप बहुत जल्द अभी को जान से मार देंगे, जिसकी वजह है विवाह है। चिंता मत कीजिए, यह बात किसी को पता नहीं है, सिर्फ हम दोनों के अलावा। इतना पढ़ने के बाद वह उस कागज को फाड़ देता है। वही दक्ष शर्मा परिवार के घर से निकलकर सीधे भावेश भद्रा के घर की तरफ चला जाता है और कार को गैराज में खड़ा कर देता है। दक्ष को वह के वर्कर देखकर उसे सलाम करते हैं, लेकिन दक्ष उन्हें यह सब करने से मना करता है और कहता है कि उन्हें यह सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी आप सब की तरह ही एक मामूली इंसान हूँ। दक्ष समझ गया था कि यह सब भावेश भद्रा का किया धरा है। उसने ही कहा होगा कि दक्ष या फिर उसके परिवार का कोई भी यहाँ आए तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करे। तभी वहां पर अभय आ जाता है और दक्ष को देखते हुए कहता है, अरे दक्ष भाई, आप यहाँ इस वक्त, आपको कुछ काम था क्या? दक्ष अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे पिताजी की कार है, मैं इसे लेकर हल्द्वानी आया था, तभी मेरी कार चोरी हो गई और जब मिली तो इसमें बहुत सारे स्क्रैच है, तो मैं चाहता हूं कि इसके सारे स्क्रैच को गायब कर दो। मैं इसे कल लेकर चला जाऊंगा या फिर जब यह ठीक हो जाए तभी इसे ले जाऊंगा। अभय हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, यह कल तक ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके पास अभी घर जाने के लिए कुछ है या नहीं? दक्षिण में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं टैक्सी करके चला जाऊंगा। जिसके बाद अभय एक वर्कर की तरफ कार की चाबी फेंकते हुए कहता है, जाओ दक्ष भाई के लिए कार ले आओ। दक्ष अभय की बात सुनकर कहता है, अरे यह सब करने कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अभय नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं भाई, अगर दादू को पता चला कि घर में कार होते हुए भी आप टैक्सी में गए तो वह मुझे ही डांटेंगे। जिसके बाद दक्ष उसकी बात को मान जाता है और फिर एक वर्कर एक वाइट कार लेकर आ जाता है। जिसके बाद दक्ष अपना डेबिट कार्ड अभय को देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो और जितना खर्च मेरी कार पर आए इससे काट लेना। अभय दक्ष को मना करने ही वाला था, लेकिन दक्ष ने उसे फोर्स किया कि वह उस कार्ड को रख ले, जिस वजह से अभय ने दक्ष के डेबिट को रख लिया और दक्ष वहां से चला गया। दक्ष के जाने के अभय सभी वर्कर को देखते हुए कहता है, जो लोग रात की शिफ्ट काम करने वाले हैं वह लोग सबसे पहले दक्ष भाई के कार को ठीक करना, उसके बाद सभी काम करना, ठीक है? यह इंसान हमारे लिए बहुत ही खास है। लेकिन तभी एक वर्कर कहता है, लेकिन सर हमें कल सुबह 4 कार रिपेयर करे देना है। चिंता मत करो, मैं उन 4 कस्टमर से मैं बात कर लूंगा, अभय कहता है। जिसके बाद सभी निश्चिंत हो जाते हैं और अभय फिर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अभय जैसे ही घर के अंदर जाता है, भावेश उससे कहता है, अभय आने में इतनी देर कैसे हो गई? और वर्कर्स को समझा दिया है ना कि सुबह तक वह 4 कार तैयार हो जानी चाहिए जिन्हें कल सुबह डिलीवर करना है। भावेश की बात सुनकर अभय कहता है, मैंने उन सब को दूसरे काम में लगा दिया है और कह दिया है कि उन 4 कार के मालिकों से मैं बात कर लूंगा। भावेश कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, अच्छे से समझाओगे? और तुमने उन सभी को दूसरे काम में क्यों लगा दिया है? अभय मुस्कुराते हुए कहता है, दक्ष भाई आए थे अपने कार रिपेयर कराने, तो मैं सबको पहले दक्ष भाई की कार रिपेयर करने को कह दिया और फिर बाकी के कार रिपेयर करने को, और हमारी वाइट कार वो लेकर चले गए हैं और दक्ष भाई ने अपना डेबिट कार्ड मुझे दे दिया है।
रिपेयरिंग के पैसे काटने को भावेश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छी बात है। जब भी दक्ष के परिवार का कोई भी मिले उनसे अच्छे से बात करना। आज मैं दक्ष की वजह से ही जिंदा हूँ। ठीक है दादू, अभय कहता है। जिसके बाद भावेश कहता है, लेकिन अगली बार जब भी दक्ष या उसके परिवार से जो कोई भी यहाँ आए उसे खाना खिलाकर ही भेजना, ठीक है? और दक्ष का जो डेबिट कार्ड है उसे उसके घर भिजवा देना, शायद उसे अपने डेबिट कार्ड का कुछ काम पड़ जाए। जिसके जवाब में अभय हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन आभा सुबह सुबह दक्ष के घर के सामने पहुंच जाती है और दक्ष के घर के गेट को देखने लगती है और सोचती है अंदर जाऊं या नहीं। वह यह सोच ही रही थी कि तभी माही भी वहां पर पहुंच जाती है और गेट के सामने आभा को देखते हुए खुद से ही कहती है, यह लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? तभी आभा पीछे पलती है और माही को देखती है और वह भी खुद से कहती है, यह लड़की कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है? दोनों ही खूबसूरत है और एक दूसरे को देखे जा रही है। तभी वहां पर संध्या शिवानी के साथ आ जाती है, जिनके दोनों हाथों में पेपर गेक्स है, जिनके अंदर से बहुत से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। शिवानी की नजर दोनों पड़ती है और वह संध्या से कहती है, यह दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? जिसके जवाब में संध्या उन दोनों को देखते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आभा फिर शिवानी को देखते हुए कहती है, शिवानी, मैंने तुम्हारे आज तक जो भी गलत बुरा किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ और साथ ही तुम्हारे पूरे परिवार से। शिवानी को आभा की आंखों में देखकर ऐसा लगा कि वह सच कह रही है। जिसके बाद वह फिर मही को देखती है और फिर दोनों से कहती है, हम अंदर जाकर बात करते हैं। जिसके बाद चारों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन संध्या तो जाते जाते माही को ही देखे जा रही थी। वह मन में कहती है, आज फिर आ गई दक्ष से मिलने के लिए। भगवान करे आज भी दक्ष इसे घर पर ना मिले। कुछ ही मिनट में सभी घर में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद शिवानी घर में चिल्लाते हुए कहती है, माँ, बड़ी माँ, पापा, बड़े पापा, भैया, दादू, मैं घर गई और सभी के लिए गर्मा गर्म समोसा और जलेबी लेकर आई हूँ, सभी आ जाओ और खा लो। जिसके बाद सभी लोग एक एक कमरों से बाहर आने लगते हैं, लेकिन देवकी और यशोदा किचन से बाहर आते हैं। सभी की नजरें आभा पर चली जाती है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। जिसके बाद आभा दक्ष की माँ यशोदा के पास जाती है और उसके पैर छूने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जो कुछ भी वह सब अपने गुरूर में अंधी होकर किया। यशोदा उसे उठाते ही कहती है, बेटी, मैं कुछ समझी नहीं कि तुम किस बात के लिए माफी मांग रही ही। इसके बाद वह देवकी के पैरों में गिर जाती है और उससे भी माफी मांगती है। देवकी यही कहती है और सभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद आभा युग की तरफ जाने लगती है और उसके पैरों की तरफ झुकने लगती है, लेकिन युग उसे रोकते हुए उसके कंधे पकड़ लेता है और कहता है, बेटियां लक्ष्मी के समान होती है और बेटियों को पैर छूना अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए पैर छूकर माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यह ही हमारे लिए काफी है और हमने तुम्हें माफ किया। जिसके सभी लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि आभा किस चीज के लिए माफी मांग रही है। आभा यहाँ वहाँ देखती है और कहती है, आप सभी यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई मिसिंग है। जिसके जवाब में शिवा कहता है, अच्छा दक्ष भैया, वह तो सुबह ही यह बोलकर निकल गए कि उन्हें एक जरूरी काम है। यह मत पूछना कि कहाँ गए, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता है कि वह कहाँ गए हैं। शिवा की बात सुनकर संध्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह फिर माही को देखने लग जाती है, जिसके नजरें अभी भी दक्ष को ही खोज रही है। इसके बाद सुहास सभी को देखते हुए कहता, अब चलो सभी नाश्ता खा लेते हैं, वरना जलेबी और समोसे ठंडे हो जाएंगे। सभी हाँ में सर हिलाते हैं और डिनर टेबल में बैठ जाते हैं और सभी जलेबी समोसा खाने लगते हैं। तभी आभा यशोदा से कहती है, अगर दक्ष घर आ जाए तो उन्हें कहना कि मैंने उससे भी सॉरी कहा है
और कल रात उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसके लिए थैंक यू कहा है। शिवा खांसते हुए आभा से कहता है, क्या किया भाई ने? तुम्हारे सभी लोग आभा को देखने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी अभी क्या कहा है, जिसके बाद वह कहती है, सॉरी मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल रात दक्ष ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैंने उसे थैंक यू कहा है। उन्होंने मेरी जान बचाई है और मुझे सही सलामत घर छोड़ा उसके लिए। इसके बाद जाकर सभी को आभा की समझ में आ जाती है। इसके बाद संध्या माही की तरफ देखते हुए कहती है, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने बताया नहीं मुझे। जिसके बाद माही अपने पास एक डेबिट कार्ड निकालते हुए उसे डिनर टेबल के ऊपर रख देती है और कहती है, यह दक्ष जी का डेबिट कार्ड है। कल रात वो मेरे यहाँ आए थे तो उनका डेबिट कार्ड लौटाने आई थी, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे अपने साथ नाश्ते में बिठा लिया है और सभी को मैं मना नहीं कर पाई। माही की बात सुनकर यशोदा कहती है, अच्छा यह बात यह, लेकिन आभा ने कहा कि वह कल रात उसके घर गया था उसे छोड़ने के लिए, तो वह तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? जिसके जवाब में माही कहती है, वह अपनी कार देने के लिए आए थे, किसी ने उनकी कार चुरा ली थी, लेकिन जब वह मिली तो उसमें कुछ स्क्रैच थे, तो उन के रिपेयर कराने के लिए वह रात में हमारे गराज में आए थे, तो मेरे भैया ने उन्हें अपनी कार दे दी और अपनी कार वही छोड़कर आ गए और अपना डेबिट कार्ड भी मेरे भाई को देकर आ गए जिसे मैं लौटाने आई थी। जिसके बाद युग कहता है, अच्छा तो बेटी वह जो कार बाहर खड़ी है वह तुम्हारी है? दक्ष ने मुझे कहा था रात में कि मैं यह कार तुम्हारे घर पहुंचवा दूं। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कुछ देर से जाने ही वाला था तुम्हारे घर, लेकिन तुम ही आ गई हमारी कार लेकर। जिसके जवाब में माही कहती है, माही अंकल मैं टैक्सी से आई हूँ, वो मुझे डेबिट कार्ड वापस करना था। एलिव कार में थोड़ा सा काम अभी भी बाकी है, वह शाम तक ठीक हो जाएगा। जिसके बाद युग कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और मुझे हल्द्वानी जाना था फैक्ट्री के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए और बैंक में भी कुछ काम है, वहीं से मैं अपनी कार ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारे छोड़ दूंगा। ठीक है। युग की बात सुनकर यशोदा कहती है, मुझे देवकी को भी हल्द्वानी जाना है कुछ कपड़े और बुक्स लेने के लिए। दक्ष सालों बाद हमारे बीच है तो मैं आसपास के गरीब परिवारों में यह सब बांटने की सोच रही हूँ। जिसके बाद शिखर कहता है, यह तो अच्छी बात है भाभी, फिर तो मैं भी आप सब के साथ जाऊंगा। शिवा भी उनके साथ जाने को कहता है, फिर संध्या और शिवानी भी उनके साथ चलने को कहते हैं। तभी वहां पर सुधीर और ध्वनि आ जाते हैं और सुधीर आते हुए कहता है, क्या बात है, लगता है सभी लोग शॉपिंग में जाने का प्लान बना रहे हैं। सुधीर और ध्वनि को आते हुए देखकर और सुधीर की बात सुनकर सुहास कहता है, अरे सुधीर बेटा तुम भी सुबह सुबह आ गए लगता है, चलो आओ हमारे साथ बैठो और गरम गरम समोसे जलेबी खाओ। जिसके बाद वह दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। तभी सुधीर के हाथों में एक छोटा सा बॉक्स देखकर शिवानी कहती है, अंकल इस बॉक्स में क्या है? जिसके बाद सुधीर उस बॉक्स को खोलते हुए कहता है, मैं सभी के लिए कुछ मीठा लेते हुए आया हूँ, संध्या सभी को दो इन्हें। इसके बाद सुधीर और ध्वनि आभा और माही की तरफ देखेत है और उनके बारे में पूछते हैं। जिसके बाद शिवानी उन्हें बताती है, यह दोनों यहाँ पर क्या कर रही ही और कौन है उन दोनों? आभा कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जिसके बाद उन्हें याद आ गया कि आभा कौन है। इसके बाद सभी साथ में नाश्ता खाते हैं और युग कहता है, अब तो बताओ सुधीर भाई यह मीठा किस खुशी में खिला रहे हो? जिसके जवाब में सुधीर कहता है, यह सब तो दक्ष की वजह से है, खिला रहा हूँ, उसने मुझे मेरी पुलिस जॉब वापस दिलवा दी। मैं नहीं जानता हूँ कि यह कैसे हुआ है, लेकिन दक्ष सुबह सुबह मेरे घर आया था सबके उठने के पहले और मुझे एक फाइल देकर गया और कहा कि फाइल में मेरे बेगुनाही के सबूत है। एक कॉपी उसने कल ही पुलिस स्टेशन भिजवा दी थी और अभी कुछ मिनट पहले ही मुझे डीजीपी का कॉल आया था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही चल रहे थे उन्हें हटा दिया गया है और मुझे
वापस से पुलिस फोर्स में ले लिया गया है और अब मैं एक पुलिस हूँ, लेकिन दक्ष मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वह कहाँ है? जिसके जवाब में सुहास कहता है, वह कहीं गया है, लेकिन किसी को नहीं पता है वह कहाँ गया है। जब वह आएगा तो मैं बता दूंगा कि तुम आए थे। जिसके बाद देव की ध्वनि को उन सब के साथ शॉपिंग पर चलने की बात करती है, जिसके जवाब में ध्वनि कहती है, लेकिन मैं तो तैयार भी होकर नहीं आई हूँ। जिसके जवाब में शिवानी कहती है, आंटी बस 5 घर की दूरी पर ही तो आप लोगों का घर है, आप तैयार होकर आ जाइए, जब तक हम आपका इंतजार करते हैं। सुधीर भी ध्वनि को उन सब के साथ जाने को कहता है और सुधीर पुलिस हेडक्वार्टर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में सभी लोग ध्वनि, संध्या, शिवा, शिवानी, आभा, माही, देवकी, यशोदा, युग, शिखर 2 कार में बैठकर निकल जाते हैं हल्द्वानी के लिए। 2 घंटे के बाद सभी लोग हल्द्वानी के एक बड़े से मॉल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे सामान मिलते हैं, घर का और पढ़ाई का सारा सामान भी मिलता है। और फिर कार पार्क करके सभी लोग अंदर जाने के लिए मॉल गेट के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन आभा उस मॉल को देखकर कहती है, चले फिर। जिसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं और सभी लोग शॉपिंग करने लगते हैं। यशोदा और देवकी बहुत सारे बुक्स देखते हैं, क्योंकि शिखर ने सभी को कपड़े लेने से मना कर दिया था और अपनी फैक्ट्री से सभी को कपड़े देने की बात की थी। जिसके बाद आभा, देवकी और यशोदा काउंटर पर जाकर वहां के शॉप ओनर से बात करते हैं। उन्हें गरीबों में बांटने के लिए बहुत सारा पढ़ाई का सामान लेना है और कुछ रोजमर्रा की चीजें जिन्हें वह इनके घर डिलीवर करा दे। जिसके जवाब में शॉप ओनर उनसे पूछता है कि उन्हें क्या क्या चाहिए। जिसके बाद आभा एक पेपर पेन लेती है और उसमें देवकी और यशोदा जो जो कहते वह लिखती जाती और उसे शॉप ओनर को दे देती है और कहती है, आप इन्हें देख लीजिए और बता दीजिए इसका बिल कितना बनेगा। शॉप ओनर पेपर में लिखी चीजों को देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह उन तीनों को देखने लगता है और कहता है, आप लोग सच में इतना सारा सामान खरीदना चाहते हैं? जिसके जवाब में यशोदा कहती है, हाँ, हम यह सब खरीदना चाहते हैं। फिर शॉप ओनर कैलकुलेटर निकालकर बिल बनाने लगता है और एक वर्कर को बुलाता है और कहता है, पिताजी को बुला लाओ, कहना कि एक बहुत बड़ा ग्राहक आया है जिसमें मुझे उनकी कुछ मदद चाहिए। जिसके बाद वह वर्कर वह से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर युग आ जाता है, जिसे देखकर शॉप ओनर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर, अगर आपको कुछ काम है तो आप बाद में आइएगा, मैं अभी अपने कस्टमर को हैंडल कर रहा हूं। अगर आपको पूछना है तो आप किसी वर्कर से हमारे शॉप के बारे में पूछ लीजिए, यह पूरा कलूर हमारा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सभी तरह का सामान मिलता है। लेकिन तभी यशोदा शॉप ओनर को टोकते हुए कहती है, यह मेरे पति है। यशोदा की बात सुनकर शॉप ओनर उसे बैठने को कहता है। जिसके बाद वह युग को बिल देते हुए कहता है, सर, आपका बिल इतना बन रहा है, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप मेरे पिताजी बात कर सकते हैं, वह कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तभी वहां पर शिवा आ जाता है और कहता है, माँ, पापा, आप सब की शॉपिंग हो गई क्या? हम सब की शॉपिंग हो गई है और पापा अपनी फैक्ट्री के निकल गए हैं, वह रात में टैक्सी लेकर आ जाएंगे। जिसके बाद युग कहता है, बेटा, एक काम करो, कुछ खा लो, फिर सभी लोग घर चले जाओ, मैं तुम्हारे दोनों माँ को लेकर आ जाऊंगा और साथ ही अपनी कार भी ले आऊंगा और माही बेटी को भी छोड़ आऊंगा उसके घर, ठीक है? शिवा में अपना सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है और वहां से चला जाता है। कुछ मिनट के बाद वहां पर एक अधेड़ उम्र का इंसान आ जाता है और शॉप ओनर को देखते हुए कहता है, धनु बेटा, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जिसके जवाब में शॉप ओनर, जिसका नाम धनु है, वह कहता है, पिताजी, आपको वर्कर ने बताया होगा कि मैंने यहाँ आपको क्यों बुलाया है। जिसके बाद वह युग और बाकी सबको देखते हुए कहता है, यह मेरे पिताजी है, धीरज श्रीवास्तव, इस मॉल के मालिक। जिसके बाद धीरज श्रीवास्तव भी उनके साथ बैठ जाते हैं
और युग से कहता है, मैं इस माल का मालिक हूँ, लेकिन फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में बस मेरी बेटों की शॉप है, बाकी का मैंने किराए पर दे दिया है। मैंने सुना कि आप लोगों ने मेरे बेटों को बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। जिसके बाद युग अपने हाथ में पकड़े बिल को धीरज की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं, हमने इतना भी ज्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं दिया है। जिसके बाद धीरज बिल को अपने हाथ में लेता है और सबसे नीचे लिखे अमाउंट को देखता है, जिसमें 10 लाख रुपए लिखे हुए हैं, और युग से कहता है, 10 लाख का बिल बना है और आप कह रहे हैं कि यह बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है। युग हंसते ही कहता है, अपने परिवार एक खुशहाली के लिए यह अमाउंट तो बहुत ही कम है। हमारा बड़ा बेटा सालों बाद कोमा से बाहर आया है, जिस वजह से हम अपनी खुशी गरीबों में कुछ बांटकर अपने तीनों बच्चों के लिए भगवान से खुशियां मांगना चाहते हैं, बस। धीरज युग की बात सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है। जिसके बाद वह युग से कहता है, क्या बात है युग जी, आप विचार तो बहुत ही नेक है। लेकिन युग अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह सब मेरी पत्नी का विचार है, हम तो बस उसके विचारों पर अमल कर रहे हैं। यशोदा तो 10 लाख के बिल का नाम सुनकर ही दंग रह गई कि उनका बिल इतना ज्यादा बन गया। लेकिन देवकी उससे कहती है, दीदी, हमें अपने बच्चों के लिए मोल भाव नहीं करना चाहिए। जिसके जवाब में यशोदा कहती है, लेकिन इतने पैसे तो हम लेकर ही नहीं आए हैं, मेरे अकाउंट में तो बस 3 से 4 लाख ही होंगे। लेकिन तभी धीरज कहता है, बेटी चिंता मत करो, मैं आपको 30% छूट दे दूंगा, क्योंकि आप सब गरीबों में मुफ्त सामान बांट रहे हो और बाकी के पैसे बाद में दे देना। जिसके बाद युग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, जैसे सामान डिलीवर हो जाता है आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी इतना बड़ा बिल बनवा देगी, वरना मैं पहले बैंक जाता। लेकिन तभी देवकी को याद आता है कि उनके पास दक्ष का डेबिट कार्ड है जो माही ने उन्हें दिया था। इसके बाद देवकी उस डेबिट कार्ड को युग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह दक्ष का बेदित कार्ड है, आप इससे पेमेंट कर दीजिए। जिसके बाद युग अपना मोबाइल निकालता है और उसके डेबिट कार्ड का पिन पूछता है, और साथ में यह भी पूछता है कि उसके अकाउंट में कितने रुपए हैं। जिसके जवाब में दक्ष उसे पिन बताता है और कहता है कि उन्हें उसके डेबिट कार्ड से जितना शॉपिंग करना हो कर सकते हैं, उन्हें पैसों की कमी नहीं होगी, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद युग उस डेबिट कार्ड को धीरज की तरफ बढ़ा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप इससे सारा अमाउंट काट लीजिए, इसमें इतने पैसे हैं कि हम और भी शॉपिंग कर सकते हैं। जिसके बाद धीरज कार्ड स्वैप मशीन में डेबिट कार्ड को स्वाइप करता है और युग से पिन डालने को कहता है और 10 लाख रुपए काट लेता है। 10 लाख काटने के बाद भी धीरज देखता है कि उसमें अभी भी बहुत सारा पैसा बचा हुआ है, और युग से कहता है, आपका बेटा करता क्या है, उसके अकाउंट में 10 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मौजूद है, और आपके बेटे का डेबिट कार्ड भी कस्टमाइज है, जो सिर्फ बड़े लोगों को ही दिया जाता है। धीरज की बात सुनने के बाद युग भी हैरान हो जाता है और कहता है, मेरा बेटा बचपन से ही फॉरेन में रहा है, 5 साल पहले ही वह घर वापस आया है, और एक दुर्घटना की वजह से वह कोमा में चला गया, और अभी कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आया है। इसके अलावा मुझे पता नहीं है कि मेरा बेटा फॉरेन में क्या काम करता था। धीरज फिर एक बिजनेस कार्ड निकालकर युग को देता है और कहता है, यह हमारे शॉप का बिजनेस कार्ड है, आपको जो कुछ भी चाहिए आप हमें कॉल करके सामान बुलवा सकते हैं, आपको कुछ प्रतिशत की छूट भी मिल जाएगा। जिसके बाद धीरज आगे कहता है, हम आपका सारा सामान आपके घर पहुंचवा देंगे। जिसके बाद युग और बाकी सब शॉप से बाहर आ जाते हैं, माही के घर के निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद धीरज अपने बेटे धनु से कहता है, बेटा, यह लोग जब भी यहाँ आए कुछ भी खरीदने के लिए तो इनका अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे ग्राहक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना, ठीक है? धनु हाँ में अपना सर हिलाता है और
अपने पिता को कुछ समय के लिए शॉप में रुकने के लिए कहता है और युग का सारा सामान पैक करवाने के लिए निकल जाता है। तभी वहां पर धनु का छोटा भाई मनु भी आ जाता है और अपने पिता और भाई से कहता है, पिताजी भैया, आज मेरे सेकंड फ्लोर में एक परिवार आया था, कोई सक्सेना परिवार था। उन्होंने आज मेरे शॉप से 10 लाख का सामान खरीदा और उन्हें पैक करवाकर उनके घर भेजने का ऑर्डर दिया है। मनु की बात सुनकर धीरज और भी खुश हो जाता है और उन दोनों फिर से समझाता है कि जो लोग यहाँ आए थे उन्हें अच्छा सा डिस्काउंट दिया करे। जब भी वह लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए तो वही दूसरी तरफ युग माही के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। यानी माही के घर में युग देखता है कि घर के बाहर वहाँ पर 10 महंगे कार्स खड़ी हुई है और उनके साइड में काले कपड़े पहने हुए लोग खड़े हैं जिनके हाथों में रोड में है। फिर युग कार को एक तरफ पार्क करता है और सभी उतरने को कहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।